अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने किया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। अच्छा देखिए, स्टेशनरी वेव्स की हमने डेफिनेशन वैसे पहले भी की हुई थी कि जब आपके पास सेम जो है फ्रीक्वेंसी हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करे तो आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं, वो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं जब उनकी सुपरपोजिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ आप डेफिनेशन बुक से कैसे करेंगे स्टेशनरी वेव्स की? आप यहाँ से लिखेंगे स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज होते हैं या मिलती हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए एंड एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए बट ट्रैवलिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन। अगर एक वेव इस साइड को जा रही है और एक आपके पास वेव इस साइड को जा रही है, मतलब इनकी ओपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए बट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं वो भी आपके पास सेम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास पहली वेव जो है इतना, मतलब इतना उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, तो दूसरी का भी उतना ही आपके पास एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो ऐसी वेव्स की जब सुपरपोजिशन होती है तो आपके पास क्या बनाती हैं? स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन की हेडिंग लगाएंगे। यहाँ से आपने स्टेशनरी वेव से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद कहते हैं द रिजल्टिंग वेव पैटर्न रिमेन्स स्टेशनरी। अब यहाँ ना स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का वर्ड बड़ी दफ़ा आपके पास यूज़ करेगा। इसको पहले हम लोग समझेंगे, समझने के बाद जो है मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी तो फिर आपको समझ आ सकती है। ऐसे समझ आना जो है मुश्किल काम है। तो चले व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है एक रस्सी है, ठीक है, ये एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इसको जो है हमने क्या किया हुआ है, एक इसका एंड जो है फिक्स कर दिया हुआ है। इसका क्या है? फिक्स एंड है। ठीक है, मतलब कि आप समझ लें कि दीवार है, दीवार के साथ आपने रस्सी को बांध दिया और सेकंड वाला जो उसका पोर्शन है वो अपने आपने हैंड में जो है पकड़ लिया हुआ है। अब जो ही आप हल्का सा रस्सी को जो है अप एंड डाउन करेंगे तो इसमें से एक वेव पैदा होगी। ऐसे करके एक वेव पैदा जो रुके ट्रेवल कर रही है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक वेव पैदा हुई, ये वेव जो है ट्रेवल करती करती इस कॉर्नर तक आएगी। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा तो आपने फिक्स किया हुआ है। अब इस रस्सी के जो है स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की कोशिश होनी है कि वो दीवार के पार्टिकल्स को हिलाएं, लेकिन दीवार आपको पता है सॉलिड है, वो इतनी जल्दी एक रस्सी के पार्टिकल्स उसको नहीं हिला सकते हैं। तो क्या करना है कि इसके पार्टिकल्स ने जो है मतलब एनर्जी ट्रांसफर करते करते यहाँ जाके जब टकराएंगे तो उन्होंने बेंड होना है। ठीक है, इसके साथ टकरा के उन्होंने इस वेव ने वापस लौटना है। तो जब ये वेव वापस लौटेगी तो किस तरह वेव वापस आएगी? इस तरह करते हुए अगर स्टार्टिंग में ये अपवर्ड है तो वापसी भी किस तरह हो जाएगी? टकराने के बाद इस तरह से आपके पास जो है इसकी वापसी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें जिस तरह आपके पास वेव गई है वापसी में उसका जो है आपके पास इन्वर्स, मतलब कि पहले आपके पास इस मीन के ऊपर बन रही थी, अब मीन से आपके पास नीचे वेव आपके पास बन रही है। तो इसी तरह का पैटर्न जो है अब हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, चीज़ों का आपने बस समझना है। इससे पहले एक चीज़ आप समझें कि देखिए एक वेव आपके पास कंप्लीट वेव कितनी होती है? ये आपके पास एक वेव हो जाती है। ठीक है, आपकी बुक पे जो है उसने थोड़ा सा मज़ीद इसको बढ़ाया हुआ यहाँ तक। मैंने आप लोगों को चीज़ समझाई थी कि दो क्रस्ट के दरमियान जो आपके पास लेंथ होती है वो कितनी होती है? लैम्डा होती है। ठीक है, वेव लेंथ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। अब देखिए इस पोर्शन को फिलहाल मैं अगर रेज करती हूँ क्योंकि हमारे पास एक वेव कंप्लीट यहाँ तक होनी है। अब अगर आप इसका क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो लैम्डा का भी हाफ करना पड़ेगा। हाफ का मतलब है कि 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इतने हिस्से की, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है डॉटेड लाइन के जरिए जाहिर करूँ तो यहाँ तक जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेवलेंथ होगी वो λ/2 होगी। अब इसका भी हाफ अगर आप काट दें, मतलब कि देखिए यहाँ तक अगर आपकी λ/2 उसका भी आप हाफ काट दें, उसके भी दरमियान में से आप करें तो वो आपके पास λ/4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि λ/2 आपके पास पहले थी, हाफ ही थी, अब उसका भी हाफ का मतलब होता है 1/2। तो λ1 आर लैम्डा और 2 आर 4। तो यहाँ आपके पास यहाँ से लेके ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास वेवलेंथ होगी λ/4 होगी। एक
कंप्लीट जो आपके पास क्रस्ट है वहां तक जो आपके पास वेवलेंथ होगी वो λ/2 होगी। ठीक है, अब λ/2 में और ऐड कर लें। देखिए ना, आपके पास ये आपके पास एक ट्रफ है, ये आपके पास क्रस्ट है। तो मैंने कहा था यहाँ से लेके इसका हाफ करेंगे तो λ/4 बनना है। ये अगर आपके पास λ/2 है और आगे आपने इसमें और शामिल करना है ये हाफ, मतलब इसका हाफ जो है वो भी आपके पास λ/4 बनेंगे। जैसे इसका हाफ λ/4 बना है, इसी तरह ट्रफ का भी हाफ करोगे तो ये भी आपके पास कितना होना है, λ/4 होना है। तो देखें, अब इस वाले हिस्से में आपने ये वाला हिस्सा ऐड करना है। तो मतलब जब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आपके पास बनेगी, यहाँ तक अगर मेरे पास λ/2 बना है ना, तो इसमें इसका हाफ जो होता है वो λ/4 होता है। तो इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आना है 3 λ/4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जाके आपका लैम्डा हो जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से अगर आपको सही से समझाऊंगा तो देखें, ये आपके पास इस तरह की एक कंप्लीट वेव थी। अगर इसका आप हाफ करते हैं यहाँ तक करते हैं तो वो आपके पास ये जो है ना, यहाँ तक वेवलेंथ होगी वो λ/4 होगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से लेके जब यहाँ तक कंप्लीट चले जाएंगे तो वो आपके पास λ/2 होगी। फिर आप जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वो आपके पास 3 λ/2 आपके पास होगी। ठीक है, 3 λ/4 होगी, 2 नहीं 3 λ/4 होगी। ठीक है, और जब आप कंप्लीट यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर आपके पास लैम्डा होता है। तो ये वाली चीज़ मुझे समझानी ना पड़े। अच्छा, जब आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, उनको हम डिफरेंट टाइम पे चेक करेंगे। भला क्या हुआ, हमने ना किसी तरीके से जो है दो वेव्स प्रोड्यूस करवानी है। ठीक है, एक वेव मेरे पास ये वाली बन रही है और दूसरी वेव ये हमारे पास बन रही है। अब ये दो वेव्स आपके पास बन रही हैं जब इन्होंने स्टार्ट में ये रेस्ट की हालत में है। ठीक है, अभी ये चलना स्टार्ट हुई है, t = 0 पे इनका कुछ इस तरह का पैटर्न है। अब हमने बोला क्या करना है, जब ये वेव चलेंगी, अब इनको कितना चलाना है, बस t/4। जैसे मैंने बताया था ना कि ये 0 और यहाँ तक λ/4, तो टाइम आपके पास t/4 मतलब इस पॉइंट पे जो है आपने इसको रोक देना है। मतलब आपके पास एक वीडियो चल रही है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप फ़ौरन से उसको रोक दें। तो वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि नहीं ले सकते। इसी तरह के स्क्रीनशॉट आपकी बुक पे जो है डिफरेंट आपको दिखाए गए हैं। तो यही हम लोग बनाना जो है वो सीखने लगे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इस पॉइंट पे हमने वेव्स को रोक दिया। ठीक है, वीडियो को वहीं हमने रोक दिया। एक वेव्स चल रही थी, उनकी हमने रिकॉर्डिंग CRO पे कर ली है, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग सेव है। अब उनका हम पैटर्न पढ़ने लगे हैं। तो इस पॉइंट पे आपके पास जो है टाइम क्या मतलब वेव चलना स्टार्ट हुई। अब जब वेव चलना स्टार्ट होगी, सबसे पहले तो इसके थोड़े से छोटे पोर्शन बना लेते। एक ये मेरे पास पोर्शन हो गया, ठीक है, λ/4 तक, फिर उसके बाद λ/2 तक पोर्शन हो गया, फिर यहाँ तक था ना, ये मेरे पास हो गया 3 λ/4 और ये मेरे पास हो गया कहाँ तक, लैम्डा कंप्लीट। उसके बाद भी आगे अगर आप लोगों ने पार्टीशन करनी है तो कर ले, लेकिन यहाँ तक हम लोग जो है मेन स्टडी हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब टाइम आपके पास t/4 होना है तो तब इस वेव ने कितना, t/4 का मतलब है λ/4 ये मूव कर जाएगी। λ/4 इतना हिस्सा जो है यहाँ से एक ये वाली वेव जो है उस साइड को जा रही है। ठीक है, या इसकी डायरेक्शन बुक वाली काट लें इस साइड को, और ये वाली वेव आपकी दूसरी साइड को जानी है। ठीक है, अच्छा ये जो है वेव इतना मतलब λ/4 हिस्सा जो है मूव कर जाएगी। ठीक है, अब जब आपके पास मूव करके जाएगी, मतलब इतना हिस्सा मूव करेगी, तो पीछे आपके पास कौन सा हिस्सा रह जाएगा, ये मूव कर गई तो पीछे आपके पास जो वेव लैम्डा ये वाली आपके पास वेव आएगी। ठीक है, ये वाला हिस्सा मूव कर गई। देख रहे हैं इसमें वैसे एक पूरा ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट। अब हमने कहा λ/4 मतलब टाइम जब t/4 गुजर जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम जब आपके पास गुजरेगा, आपने इसको रोक लेना है। तो तब लैम्डा जो वेव आपके पास है वो λ/4 आगे मूव कर गई होनी है। ठीक है, तो इतना हिस्सा मूव कर गई है, तो आपके पास जो रिजल्ट में आपके पास वेव आएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, वो यहाँ से आपके पास ऐसे स्टार्ट होगी, बाकी उसका पैटर्न कैसे, ऐसे ऐसे और यहाँ तक। ठीक है, मैंने देखें बिल्कुल ऐसे करके ना, ऐसे जैसी है यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट की यहाँ तक। अब यहाँ तो नहीं ना रुकेगी, ये वाला हिस्सा वेव का जो है ये पीछे से बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास न्यू वेव बन जाएगी। बात की समझ आई है कि नहीं आई है। फिर आपके पास जब टाइम t/4, फिर आपके पास टाइम जब t/2 पे आएंगे, तो फिर ये λ/4 जो है इतनी मूव आगे उस साइड को कर गई होगी, तो पीछे आपके पास पैटर्न यहाँ से बनना शुरू होना है। तो यहाँ से अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न बनाऊँ तो ऐसे करके 3 वेव्स हमारे पास कंप्लीट, मतलब 3, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक हमारे पास कंप्लीट बनना है। तो इस तरह से उसने करके फिगर बनाई हुई है। अगर मैं अब मेरी फिगर के साथ मैच करें ना, तो पहले आपके पास जो है ये वाला पैटर्न बना हुआ है, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये देखें नीचे आपके पास क्रफ
क्रस्ट और ये थोड़ी सी आगे गई है। फिर अगला आपके पास देखिए तो आपके पास बिल्कुल सेम ऐसी शेप बनी है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आप चेक करेंगे तो ये आधा हिस्सा जो है इसका, ये λ/4 वाला जो हिस्सा है, फिर ये वेव ने उस साइड को, ज़ाहिर है वेव गुजरती जाएगी ना, तो वेव ने उस साइड को मूव कर जाना। तो फिर पीछे पैटर्न में आपके पास वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से आपके पास वेव ऐसे करके ऐसे, ये 2 कंप्लीट हुए, यहाँ आपने जो मतलब जितनी मूव कर रही है वो आपने यहाँ कंप्लीट कर देना होता है इसका। तो तीसरा आपके पास ये वाला पोर्शन बनेगा। उसके बाद फिर अगले टाइम पे उतने ही टाइम का वक्फा हमने सेम लिया है, तो फिर λ/4 मतलब ये वाला हिस्सा उसका मूव कर जाएगा, तो पीछे आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो वाली बात जानी है। और आप देखेंगे जो फर्स्ट में आपके पास जो लास्ट पे T = कैपिटल T पे आपके पास एक कंप्लीट वेव बनी है, स्टार्ट में भी आपके पास वैसी ही वेव थी, ठीक है। अब मैंने कहीं छोटी कहीं बड़ी डायग्राम बनाई है क्योंकि मैं तो रैंडमली कर रही थी। देखें आपने डेफिनेशन में किया है कि स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब मैं आपको बुक से समझाऊंगी, एक मेरे पास ये वेव है, एक मेरे पास ये वेव है, हो सकता है आपने एक रस्सी के जरिए 2 वेव्स पैदा की हों, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी रस्सी के जरिए नहीं। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते, एग्जाम्पल इस पर ज़्यादा जो बेस्ट आपके पास एग्जाम्पल बनती है ना, कोई आप पाइप ले ले और उसमें आप ऊंची ऊंची बोले तो साउंड जो पाइप के अंदर पैदा होगी वो इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। और यहाँ रस्सी आपने एक जो है एक उसका फिक्स एंड कर दिया और उसको ऊपर नीचे मोशन कर दिया, वो एग्जाम्पल इसकी बेस्ट बनती है, ठीक है। अच्छा देखिए मेरे पास एक ये वेव पैदा हुई, एक ये वेव पैदा हुई। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट वेव, उसके बाद ये इतना क्रस्ट आता है। दूसरी वेव भी आपके पास देखिए फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, मतलब ये भी आपके पास एक वेव और उसके साथ क्रस्ट है, तो मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो है वो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ वेव सेम है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन भी इनकी हो गई। और एम्पलीट्यूड भी देख लें तो ये देखें यहाँ एम्पलीट्यूड सेम आपके पास बना हुआ। आपने जब ये डायग्राम स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन वाला टॉपिक अगर आपको टेस्ट में मिल जाता है या एनुअल में आ जाता है, तो वेव्स आपके पास एक जितनी ही बनानी, ये नहीं ये एक बड़ी बना दो एक छोटी बना दो, क्योंकि एम्पलीट्यूड ये जो फासला ये बड़ा बड़ा आपने रखना है। इसके बाद ये वेव्स अगर यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक वेव, उसके बाद ये आधी मतलब 1.5 वेव यहाँ बनाई है, तो यहाँ भी आपने 1.5 वेव, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपने सेम रखनी है। सेकंड आपने इसको पॉइंट, ये थर्ड वाला पॉइंट मेंशन कर देना है कि इसकी डायरेक्शन देखें इस साइड को है और इसकी डायरेक्शन आपके पास इस साइड को है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके पास कुछ अहम है, ये आपने जहन में रखने हैं। अब देखिए स्टेशनरी वेव्स में 2 वेव्स, ये 2 वेव्स हमने ले ली, ठीक है। उनकी तीनों प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट वन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेकंड वन उनका एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, थर्ड वन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा दी है। अब जब इन्होंने सुपर इम्पोज होना है, मतलब जब इन्होंने मिलना है, ठीक है, तो तब आपके पास जो है आंसर में आपने सुपरपोजिशन वाला जो पहला टॉपिक मैंने करवाया, तो मैंने क्या कहा था, इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं या जो इनके डिस्प्लेसमेंट हैं उनका आपके पास अलजेब्रिक सम होता है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, तो रिजल्ट में आपके पास बड़ी वेव 4 सेंटीमीटर की जो है वो आपको रिजल्ट में मिल जाती होती है, ठीक है, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। अगर तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। पहला लेक्चर अगर आपने इसका सुना है चैप्टर नंबर 7 का, देखें यहाँ भी क्रस्ट यहाँ भी क्रस्ट, मतलब ये इन फेज है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो जो वेव पैदा होगी वो इस वेव से बड़ी वेव पैदा होगी। फाइनल जो आपके पास ये दोनों मिलके आपको रिजल्ट देंगे ना, वो आपके पास उसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर का होगा। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर की ये है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, तो आंसर में 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड्स को जमा करके जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी बड़ी वेव आपके पास बनती होती है, ठीक है। अब लगे आपके पास वेव के जब वेव ने मिलना है तो उस टाइम जो है हमने क्या करना है, CRO की मदद से इस सारी वीडियो को कैप्चर कर लेना है और फिर टाइम इसका जो है T मतलब एक वेव बनने तक, ठीक है। मतलब जब 2 वेव्स आपके आपस में मिली हैं तो मिलने के बाद जो उनका आपके पैटर्न बना है, मतलब कि T = 0 से लेके T = T, ठीक है, टाइम पीरियड T तक आपने जो है इनके डिफरेंट मतलब कि अगर वीडियो आप लेट्स सपोज कि आप 1 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट की वीडियो आपने ना 4 डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स ले लिया हमने इस सूरत में, ठीक है। अब टाइम वहाँ वाला क्या हिसाब रखना है, पहले T = 0 पे, फिर T/4 पे, फिर T/2 पे, फिर 3T/4 पे और फिर आपके पास T पे, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो आपको बात समझाई है वो बात आपने ये जहन में रखनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये नाम भी उसने दिए हुए, इसको 1 का नाम, ये 2 का नाम, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 पॉइंट्स के नाम हमने हर एक वेव में दिए हुए हैं, ठीक है।
अब जो है आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 ये नाम हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपके पास लैम्डा है, यहाँ तक अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँगी तो 3 लैम्डा बाई 4, यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो लैम्डा बाई 2, और यहाँ आपके पास लैम्डा बाई 4, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हुई हैं। अब पैटर्न वाला क्या है, जब वेव आपके पास जो है, जब वेव आप पैदा करोगे तो ये जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो t इज इक्वल टू 0 पे इनका बिहेवियर ये है, लेकिन जो ही आपके पास टाइम t/4 गुजरेगा तो आपके पास ये वेव जो है, आपने कहा कि ये इतनी वेवलेंथ इसकी होती है लैम्डा बाय 4 होती है, तो टाइम t/4 पे ये जो वेव है लैम्डा बाय 4 जो है यहाँ से मूव कर जाएगी, मतलब इस साइड को जा रही है ना, तो इसका इतना हिस्सा जो है यहाँ से मूव कर जाएगा। तो फिर आपके पास पीछे की यहाँ से आपकी वेव स्टार्ट होगी, यहाँ से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा देखें, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक आपके पास ये वेव बची थी, ठीक है। और ये जितनी आगे को मूव कर गई है, पीछे से आपके पास उतनी वेव जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या करवा रहे हैं, वेव्स हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप लैम्डा बाय 4 फिर मतलब कि जो है आपके पास t/4 के बाद t/2 उसका भी आपने फिर क्या किया, हाफ कर दिया, तो यहाँ से लैम्डा बाय 4 इतना हिस्सा मूव कर जाएगा, पीछे आपके पास यहाँ से अगली वेव स्टार्ट होगी यहाँ से। और आपने ये याद रखना है कि यहाँ आपके पास 1 2 3 आपने कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1 और 2 कंप्लीट हुए थे, आधा हिस्सा ये आधा ये हिस्सा ये 3 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैंने आपको ये थर्ड वाले में समझाया कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 आपने कंप्लीट कर लिया। बच्चों को डायग्राम नहीं बनानी आती इसलिए मैं बता रही हूँ। अगले में फिर मतलब लैम्डा बाय 4 जब इसने फिर मूवमेंट की यहाँ से, लैम्डा बाय 4 का मतलब है इसका हाफ, मतलब लैम्डा बाय 4 फिर इतना मूव करेगी तो अब आपकी वेव यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, तो देखिए यहाँ से अगली बन रही है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ ऐसा ही पैटर्न, ये देखिए यहाँ तक आपके पास। अब देखिए एक ये कंप्लीट, आधा ये और आधा आप इस साइड को बना देंगे ऊपर, ठीक है। और लास्ट पे फिर आपने लैम्डा बाय 4 मूव करवाना है तो यहाँ से आपकी वेव स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 और तीसरा आपने यहाँ कंप्लीट करना है। ये आपके नेक्स्ट वाले डायग्राम बन गए। डायग्राम बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, सेम काम आपने इस पे करना है। अब आप समझने वाली चीज़ें समझें कि स्टेशनरी वेव्स या इनको स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पॉइंट वहाँ समझा दिया इस वाले में कि आपके पास यहाँ एक फिक्स स्पॉट जब आपके पास होती है ना, तो वेव आपके पास जो है यहाँ से ट्रांसफर होगी और इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास यहाँ आ जाती है। अब यहाँ भी कुछ आपके पास कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की होनी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं ताकि नीचे वाले पॉइंट जो हमें क्लियर नजर आ जाए। आपने इस लेक्चर को मैक्सिमम समझने की कोशिश करनी है, बाकी अगर कुछ कसर रह भी गई तो वो थ्योरी जब मैं अभी इसकी रीडिंग करूँगी तो आपको सारा जो है क्लियर समझ आ जाना है, ठीक है। अब देखिए आपने पैटर्न आपने हर एक में सेम ही नाम देने हैं। ये स्टार्ट वाला 1, सबसे ऊपर जहाँ तक वेव गई वो 2, जहाँ 3 4 5 6 7 ऐसा करके नाम देने हैं। अब आपने नोट हर वेव में देखें, यहाँ ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स है, यहाँ ये वाला पॉइंट फिक्स है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे 3 वाला जो पॉइंट है यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी आपके पास 3 वाला पॉइंट फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 वाला उसी पे आ रहा है, 7 वाला 7 वाले पे आ रहा है, ठीक है। 1 3 5 7 यहाँ आपके पास सेम है। चलिए ये तो वेव सेम से आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब आगे भी यही काम हो रहा है। देखें आपके पास 1 का मतलब ये वाला पॉइंट आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया पॉइंट 2 वाला, ठीक है। ये हमारे पास 2 वाला पॉइंट आ गया, ये हमारे पास आ गया 4 वाला पॉइंट, ये हमारे पास आ गया 6 वाला पॉइंट। तो ये जो आपके पास 2 वाला है 4 वाला है और 6 वाला पॉइंट है, ये आपके पास बिल्कुल मीन लाइन के ऊपर है 2 4 6 इसमें, ठीक है। तो देखिए 2 4 6 आपके पास बिल्कुल लाइन के ऊपर है, इसलिए इसके ऊपर कोई एरो शैरो इस तरह की नहीं बनाई भी, बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि रेस्ट की हालत में आपके पास चीज़ है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस वेव का इसके हिसाब से इसका देखते हैं तो देखिए ऊपर 1 2 3 4 का नाम दिया, नीचे नहीं हमने 1 2 3 4 का नाम देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 ये 2, तो मतलब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 सेम लाइन पे पॉइंट आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाले पॉइंट जो है ये 3 वाला पॉइंट, ठीक है, वैसे वो लाइन के ऊपर लिख रहा है लेकिन पॉइंट ऐसे आपने काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करने हैं, ठीक है। अब देखिए 3 वाला पॉइंट असल में यहाँ ट्रफ में है और यहाँ देखिए तो ये क्रस्ट के ऊपर है, तो ये सेम नहीं है। एक यहाँ नीचे था आपके पास, इस वाले में आपके पास ऊपर है, इसको नहीं आप देखोगे। देखिए 2 वाला पॉइंट आपके पास यहाँ और यहाँ सेम है। अब उसके बाद देखिए 4 वाला पॉइंट यहाँ और यहाँ आपके पास 4 वाला पॉइंट सेम है। उसके बाद 6 वाला पॉइंट यहाँ और यहाँ आपके पास सेम है, बाकी बस चेंजिंग आ रही है कहाँ, ये 3rd वाले पॉइंट में और 7 वाले पॉइंट में, यहाँ भी आपके पास 3rd और 7 वाले पॉइंट में। तो यही आपने t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 पे आपने लिखना है कि जो पॉइंट हमारे पास है ना 2 4 6
हमारे पास 2, 4, 6 पॉइंट जो है इस वाले में वो भी आपके पास क्या है, लाइन के ऊपर है, तो इसलिए हमने इस तरह का कोई एरो नहीं बनाया है, ठीक है। और इस वाले में भी देखिए पॉइंट कौन सा आपने देखना है। अगर हम पॉइंट देखते हैं 1, 3, 5 और 7, ठीक है। ये आपके पास 1 वाला, ठीक है, ये 3 वाला, ये 5 वाला और ये आपके पास 7 वाला पॉइंट यहाँ पे देखें। और अब इधर देखिएगा 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला और 7 वाला आपके पास पॉइंट जो है। इन दोनों वेव्स को जब आप कंबाइन करोगे, अब कंबाइन देखिएगा मैं इसके ऊपर ही करने लगी। ये वेव मेरे पास ऐसी थी, ठीक है, मैं वैसी बनाने की कोशिश करने लगी हूँ। ये मेरे पास ऐसी वेव थी, ठीक है, ऊपर वाली। नीचे वाली वेव मेरे पास कैसी है, ऐसे काट के ये मेरे पास, ठीक है, इस तरह का उसका कुछ पैटर्न है। तो ये मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में इन फेज और आउट फेज का समझाया था। देखिए ये क्रस्ट का हिस्सा है और ये नीचे बांध रही है इस मीन लाइन से। देखिए इस मीन लाइन से ये ऊपर बांध रही है, इस मीन लाइन से ये नीचे बांध रही है, ठीक है। उसके बाद अगला देखें, ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है। तो जब ये आउट ऑफ फेज हो तो ये एक दूसरे का कैंसिल को, एक दूसरे के असर को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो वो वाला कंसेप्ट आपका आज यहाँ यूज हुआ है। अब नेक्स्ट वाला आपके पास जो है, नेक्स्ट वाला आपके पास सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल लगेगा, इन फेज वाला। देखिएगा अगले में पैटर्न दोनों का सेम है। आपने हर एक में मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया, इससे और इससे सेम आपके पास ग्राफ बनने हैं, कोई इतना फर्क आपके पास नहीं है, ठीक है। बस बोला क्या फ़र्क होना है, इसमें आप कहेंगे कि वेव हमने सारी सेम ली थी, यहाँ आपके पास ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है। वो क्यों, इसमें आपने डायरेक्शन इस साइड को है, तो मतलब ये वाला आप हिस्सा कट कर दोगे। इस साइड पे आपके पास वेव इस साइड को मूव कर रही है, तो आपने ये वाला हिस्सा कट करना है। जब आप ये वाला हिस्सा निकाल दोगे तो पीछे आपके पास वेव कैसी बनेगी। देखिए ये आपने हिस्सा निकाल दिया तो पीछे आपकी वेव यहाँ से ये आपके पास, अब आधा हिस्सा ये है तो आधा हिस्सा आप यहाँ से बढ़ा दोगे पीछे से, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं। इस साइड में वेव इस साइड को जा रही है, चले मैं ये भी समझा देती हूँ। उसके बाद फिर इस साइड को मूव करेगी तो फिर आपके पास ये वाला पोर्शन, मतलब कि आपके पास λ/4 इतना हिस्सा निकल जाना है। तो पीछे आपकी वेव कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह। देखिए एक ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर आपके पास ट्रफ, यहाँ कंप्लीट आपके पास, मतलब ये आपके पास एक पोर्शन बन जाएगा। फिर आपके पास जब आगे जाएगी तो इतना हिस्सा आपका निकल जाना है। तो ये हिस्सा निकाल दें तो आपके पास यहाँ नीचे से स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ से आपके पास स्टार्ट हुई है, यहाँ से जाती ये आपके पास एक हिस्सा कंप्लीट, ये दूसरा हिस्सा कंप्लीट, आधा हिस्सा यहाँ, ठीक है, आधा ये आधा फिर आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो ये बनाने का तरीका आपने खुद सीख लेना अब, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा जो है इसका डिटेल बता दी। अब अगले पे आते हैं। देखिए ये भी, यहाँ भी ट्रफ बन रहा है और यहाँ भी, ये दो वेव्स का आगे से रिजल्ट है। ये वेव जब चलती जा रही है, पहले हमने यहाँ तस्वीर खींची, फिर यहाँ खींची, फिर यहाँ खींची, फिर यहाँ खींची, उसके बाद उनका पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ। देखिए ये ट्रफ है, इसके दूसरी वेव का भी ट्रफ बन रहा है। ट्रफ पे ट्रफ आ जाए और क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाए तो इसको बोलते हैं इन फेज। यहाँ आपके पास उलट काम था, यहाँ आपके पास क्रस्ट, यहाँ ट्रफ था, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज में आपके पास सीधी लाइन आंसर में आती है, ठीक है। और जब आपके पास इन फेज हो, मतलब क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, देखिए ये क्रस्ट, यहाँ इसके भी बिल्कुल इसके नीचे जो क्रस्ट बन रहा है, ये ट्रफ इसके बिल्कुल नीचे ट्रफ, ये ट्रफ इसके बिल्कुल नीचे ट्रफ, तो ये आपके पास इन फेज है। इन फेज का मैंने आपको अगर मैं दिखा भी दूँ, जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में मैंने पहला ही टॉपिक आपको करवाया था, तो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में ही ये चीज़ क्लियर की थी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहते हैं कि अगर आपके पास टू वेव्स जो हैं एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास उनका रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा, जैसे आपके पास ये वाला और ये वाला है, अगर ये इसका ये फासला जो है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट जाहिर सेम आपके पास फ्रीक्वेंसी के सेम होगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट है लेट्स सपोज 2 है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये वाला और ये वाला हिस्सा जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपके पास बड़ी एक वेव 4 सेंटीमीटर की बड़ी एक वेव ऐसे करके बन जाएगी, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4। इसलिए उसे नीचे को एरो लगा दिया। नीचे को एरो लगाने का मतलब है कि नीचे को आपके पास वेव जो है रिजल्ट में बड़ी बनेगी, ठीक है। उसने ऐसा करके वेव्स नहीं बनाई, उसने बस एरोज लगा दिया आपको समझाने के लिए। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में वेव्स ही हैं कि यहाँ आपके पास बड़ी वेव इस साइड को बनेगी, यहाँ फिर बड़ी वेव इस साइड को बनेगी, यहाँ मतलब जब ये दोनों कंबाइन होंगी। तो उसने ये चीज़ आपको वैसे एरो के जरिए जो है समझा दी हुई है, ठीक है। देखें अब आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, तो यहाँ आपके पास जो सेंटर वाला
वाला पोर्शन जो है ये बड़ा हो जाएगा। ये लेट्स सपोज ये 2 सेंटीमीटर की या 3 सेंटीमीटर की ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर ऊपर तक मतलब आपकी ये पार्टिकल जाएंगे। ठीक है, आपका पार्टिकल जो मीन वाला पार्टिकल 6 सेंटीमीटर ऊपर तक मतलब वेव बनाएगा। उसके बाद इसको भी कंबाइन करके ऐसे नीचे बड़ी वेव बन जाएगी, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपके पास ट्रफ है और यहाँ आपके पास क्रस्ट है, तो ये आउट ऑफ फेज है, तो यहाँ से आपके पास सीधी सीधी लाइनें आनी है। फिर आपके पास ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, तो ये आपके पास इन फेज है। यहाँ आपके पास रिजल्ट में बड़ी वेव, फिर यहाँ आपके पास बड़ी वेव यहाँ, और फिर यहाँ बड़ी वेव। देखे ना, यहाँ से क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है तो यहाँ आपके पास क्रस्ट एक बड़ा बन जाएगा। फिर ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है तो यहाँ आपके पास ट्रफ नीचे को एक बड़ा बन जाएगा। फिर क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है तो क्रस्ट बड़ा से यहाँ बन जाएगा। तो ये सारा उसने जो है आपको एक पैटर्न समझा दिया है। अब अगर आप नोट करें ना, ठीक है, हम लोग आप नोट करने वाली ये चीज़ है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। अब मतलब ये बिहेवियर तो हमने सारा लिख लिया। ठीक है, बिहेवियर हमने सारा लिख लिया कि 1 3 5 7 आपके पास। देखिए 1 3 5 7, ये देखिए 1 पे। अच्छा, ये मैं समझाना बोला आपको क्या चाह रही हूँ। आपके पास इस तरह से लाइन लगी हुई है, एक मीन लाइन, और उसके ऊपर ये वाली लाइनें लगी हुई हैं। हमने देखना मीन लाइन के ऊपर 1 3 5 में से कौन कौन सा पॉइंट है। तो देखिए आपके पास 1 वाला पॉइंट यहाँ, ये 3 वाला पॉइंट है, ये 5 वाला पॉइंट है और ये 7 वाला पॉइंट है। ये सारे के सारे ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ब्लैक वाली, ये वाली जो लाइन उसने लगाई इसके ऊपर है। ठीक है, 1 3 5 7। जब ये मीन लाइन के ऊपर है तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ही कोई नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो तब हो ना, देखिए आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, ये मीन वाली लाइन से जो है आपके पास जो है ये वाला क्या कह लें इसको, फासला जो है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे ही रह रहा है तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, 0 होगा। तो ये मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ कि ये वाला पॉइंट 1 है, उसके बाद ये वाला पॉइंट आपके पास 2 होगा। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 5, इसको बोलेंगे 6, इसको बोलेंगे 7। उसने बुक पे ऐसे ही लिख दिया 1, यहाँ 2 लिख दिया, उसने लाइन जो लगा दी इसलिए उसने इधर लिख दिया हुआ। आप ऐसे करके लिख दे तो ज़्यादा आपको सही तरीके से समझ आएगी। तो आपके पास 1 3 5 7 आपने सारी डायग्राम्स में देख रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ, देखिएगा ये 1 वाला, ये 3 वाला, ये 5 वाला, ये 7 वाला, ये वाहद ऐसे 4 पॉइंट्स है जो इस लाइन के ऊपर है। नहीं तो 2 वाला देख लें आप, ये 4 वाला पॉइंट देख लें, या आप ये 6 वाला पॉइंट देख लें। ये लाइन से यहाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है, 2 वाला ऊपर जा रहा है, 4 वाला नीचे आ रहा है, 6 वाला ऊपर जा रहा है। ये लाइन के ऊपर नहीं, सिर्फ 1 3 5 7 ये लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं आपके। 1 3 5 7 ये किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है। अभी हम ए वाली की सारी बात कर लेते हैं। अब देखें ये आपके पास यहाँ अगर आप पॉइंट नोट करते हैं तो 1 वाला पॉइंट आपके पास जो है कहाँ है, आपके पास 1 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास आउट ऑफ फेज है यहाँ से, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी है, तो इनको डिस्कस करने की फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास ये 1 वाला पॉइंट है, ये भी 1 वाला पॉइंट है, दोनों ही मीन पोजीशन पे है। उसके बाद 3 वाला पॉइंट यहाँ भी, 5 वाला पॉइंट यहाँ। तो 1 3 5 7 सारे के सारे आपके पास जो वेव्स है ना, चेक इन फेज वाला ही काट लीजिएगा। आउट वाले में तो वैसे उन्होंने एक दूसरे को लीनियर आपको बिहेवियर देना है, तो सारी की सारी लाइन के ऊपर है। तो जब लाइन के ऊपर ही पॉइंट्स है, डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 होगा। लाइन के ऊपर ही पॉइंट रह रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब कि वो पॉइंट्स आपके पास रेस्ट की हालत में है। बात की समझ आई कि नहीं, मतलब उस वेव के पार्टिकल वहाँ जो है वो रेस्ट की हालत में है। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है कभी मैक्सिमम वैल्यू पे, कभी मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है। ठीक है, ये देखें, कभी मैक्सिमम वैल्यू पे, कभी मिनिमम वैल्यू पे, कभी मैक्सिमम वाली वैल्यू पे, कभी मिनिमम वैल्यू पे। आपका 1 3 5 7 वाला पॉइंट जो है वो मीन पोजीशन पे रह रहा है। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स। और जो कभी आपके पास क्रस्ट है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, ये वाली वेव यहाँ ऊपर थी और यहाँ आपके पास नीचे है, तो यहाँ आपके पास क्रस्ट और यहाँ आपके पास ट्रफ बन रहा है। तो ये आपके पास क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ऊपर तक, मतलब देखें आपके पास अगर ये वेव है मेरे पास, ठीक है, मीन पोजीशन से ये वेव है, तो यहाँ अगर आपके पास इस पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है। ठीक है, फिर अगर पार्टिकल यहाँ ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, फिर पार्टिकल यहाँ ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, एक आपके पास पॉइंट होगा जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल सबसे ऊपर गया होगा, तो वो आपके पास एंटी नोड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो हर एक में ये आपके पास एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। सिर्फ जो आपके पास इस लाइन के ऊपर पॉइंट है ना, ये आपके पास नोड कहलाते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये वाले पॉइंट्स आपके पास नोड है, और ये वाले जो आपके पास है, चाहे मैक्सिमम वाले चाहे ये मिनिमम वाले पॉइंट है, ये आपके पास एंटी नोड्स कहलाते हैं। अब ना थोड़ी सी रीडिंग करते हैं।
और उन चीज़ों को जो है वो समझते हैं। अच्छा, यहाँ समझाने का मतलब ये था कि 1357 पे आपके पास पार्टिकल जो है उसी पोजीशन पे रह रहा है। वेव ऊपर नीचे जो बन रही है वो ये वाली वेव जो है ऊपर नीचे 2 पॉइंट पे, ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे और 6 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 4 पे, 6 पे, 2 पॉइंट पे, 4 पे, 6 पे जो आपके पास इन फेज है वहाँ तीनों में अगर आप चेक करें तो वहाँ आपके पास वेव या ऊपर आपके पास पहले दो हिस्से जो है कभी ऊपर पहला हिस्सा हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। तो मतलब कि बस आपके पास 1357 वाले पॉइंट्स रेस्ट की हालत में है, बाकी पार्टिकल्स कभी क्रस्ट कभी ट्रफ बना रहे हैं। अब जो पार्टिकल्स आपके पास रेस्ट की हालत में है तो इसका मतलब है वेव आपकी मोशन नहीं काट रही है, ठीक है। बस भला क्या है आपके पास, ये देखें ना, आपके पास अगर मैं यहाँ ये दोबारा वेव बनाती हूँ, ये वाला मेरे पास एक पोर्शन था, ठीक है, हम लोग अगर यहाँ दोबारा वेव बनाते हैं, मेरे पास 1 वाला पॉइंट, मेरे पास 3 वाला पॉइंट, चले इनको नाम ही दे देते हैं, ये मेरे पास 5 वाला पॉइंट, ये 7 वाला पॉइंट, ये हमेशा हर जितनी भी हमने तस्वीरें देखी ना उसमें ये जो है इस मीन लाइन के ऊपर, इस ये जो लाइन है ब्लैक कलर में इसके ऊपर ही है, तो मतलब ये रेस्ट की हालत में है, ठीक है। अगर तो ये आपके पास जो है पार्टिकल्स मोशन करते, अगर आपके पास पार्टिकल्स मोशन करते तो ये 3 वाला पॉइंट मूव करके यहाँ कहीं जा सकता था, लेकिन ये हमेशा आपके पास जो है इसी पोजीशन के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये ट्रेवल नहीं कर रही है। इसकी मैं सादा सी एग्जाम्पल दूँ, आप घर में एक रस्सी लें, एक दीवार के साथ बांधें और रस्सी के ऊपर ना कोई थोड़ा सा ना किसी पेंसिल के साथ मोटा सा इस तरह करके ना डॉट सा लाइन लगा लीजिएगा। आप वेव बनाते जाए, आप नोट करेंगे वो पॉइंट उधर ही है, वेव पैदा हो रही है, मतलब कि पार्टिकल्स मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आपके पास मोशन नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं, और जो आपके पास क्रस्ट और ट्रफ या तो आपके पास मैक्सिमम पोजीशन पे चले जाते हैं या अगले साइकिल में जो है वो नीचे बांध जाता है। मतलब अगले में अगर उसकी डायग्राम देखें ना हम लोग, 2 वेव्स है ना, तो एक वेव में हो सकता है किसी में आपके पास क्रस्ट बन रहा है, तो दूसरी वेव में हो सकता है कहीं आपके पास ट्रफ बन रहा हो। तो मतलब पार्टिकल कभी आपके पास मैक्सिमम पोजीशन, जब वो मीन पोजीशन पे था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब मोशन करके हाइट पे मतलब कि जब वो मीन पोजीशन पे था उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। और जब वो मोशन करके मैक्सिमम पोजीशन पे गया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो यहाँ से दोबारा इस पोजीशन पे आया और इससे फिर दोबारा नीचे को मतलब ट्रफ उसने बना लिया। तो मतलब कभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर जब नीचे आएगा तो फिर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर पार्टिकल्स मोशन नहीं कर रहे। अगर मोशन करते हैं तो 1357 वाला पॉइंट कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर होता, ऐसे नहीं होता है। तो मतलब आपके पास एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आपके पास क्या है, बस जो है एनर्जी जो है कभी मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन इसके पास हो रही है। रीडिंग करते हैं, बाकी चीज़ें आप लोगों को जो है साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन में यहाँ से लेके स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तक लिखनी है। उसके साथ ये भी बता देना द रिजल्टेंट वेव पैटर्न रिमेन स्टेशनरी, साकन रहता है, क्योंकि पॉइंट्स 1357 अपनी उसी पोजीशन के ऊपर है, वो हिलते नहीं है। साकन, स्टेशनरी का मतलब होता है साकन रहना, या स्टैंडिंग, स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव है, पहली लाइन में लिखा, वो भी आपको उसके बाद लिखवाने लगी हूँ। तो मतलब वो साकन की रेस्ट की हालत में है, ठीक है। और वो वाले पॉइंट्स जो 1357 वाले पॉइंट्स हैं जो मीन पोजीशन पे, उनको बोलते हैं नोड्स, ठीक है। एंड एंटी नोड्स आपके पास वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ मैक्सिमम आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। देखिए ये आपके पास मैक्सिमम, जहाँ आपके पास पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच गया होता है, वो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है, वो उसको बोलते हैं एंटी नोड। ये आपके पास एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, लेकिन जो मीन पोजीशन वाले हैं वो आपके पास नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ऑफ एट फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे, ठीक है। उसके यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल की हेडिंग दे देनी है। एग्जांपल में आप बताओगे कि स्ट्रिंग या रस्सी के पे जो वेव्स पैदा होती हैं, या कोई पाइप आप ले लें उसके अंदर साउंड वेव्स पैदा करें, तो वो आपके पास जो होती हैं वो स्टेशनरी वेव्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल्स में लिख दिया। अब आपने नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा लिखना है, पहले आपने नेक्स्ट लिखना है स्टेशनरी वेव्स आल्सो नॉन एज स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स होता है। कहता है आर दी वेव्स, ये वो वाली वेव्स दैट ऑसिलेट्स इन अ फिक्स पोजीशन, जो एक फिक्स पोजीशन पे कभी ऊपर कभी नीचे हो रही होती है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपके पास यहाँ जो है ये नीचे है,
ठीक है, और दूसरी में आपके पास ऊपर। जब मिलेंगी ये आपके पास वेव तो इस तरह का पैटर्न बनाएंगे ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक फिक्स्ड पोजीशन पे कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब आपका पैटर्न क्या है, कभी ये ऊपर को जा रहा है, अगले में इसका देखें तो ये नीचे को चला गया है, फिर उससे अगली डायग्राम में देखो तो ये ऊपर को चला गया है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का फिक्स पोजीशन के गिर्द जो है ये आपके पास जो है प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखेंगे दिस टर्म स्टैंडिंग वेव। जो स्टैंडिंग वेव, हम जो स्टेशनरी वेव का नाम स्टैंडिंग वेव रख रहे हैं, डिस्क्राइब्स बताती है दैट द वेव पैटर्न रिमेन्स फिक्स्ड इन स्पेस, के वेव पैटर्न का सेम है 1357 पे उन्होंने अपनी पोजीशन पे पार्टिकल्स, वहाँ रस्सी के पार्टिकल्स ने उधर ही रहना है, और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसने कभी ऊपर चले जाना है मैक्सिमम पोजीशन पे, कभी मिनिमम पोजीशन पे चले जाना है। कहता है ओसिलेट करना मतलब कभी ऊपर कभी नीचे जाना बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जब आपके पास वेव ऊपर को जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे, जब यही वेव नीचे को आएगी तो आप नेगेटिव। जाहिर है आपने रस्सी को बाबर हाथ के साथ जो है ऐसे झटके देते जाना, तो कभी वेव आपके पास ऊपर कभी नीचे बन रही होगी, तो कभी पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यूज आपके पास आएंगी। कहता है विदाउट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये आगे ये जो है ये पीछे को मूव नहीं करती। इसकी मैंने एग्जाम्पल बताई है, आपने बोर्ड मार्कर से रस्सी के ऊपर एक बड़ा सा जो है एक डॉट लगा लेना, रस्सी को मूव करवाना, वो आपका पॉइंट रस्सी पे जहाँ आपने बोर्ड मार्कर का लगाया ना, अगर आपने यहाँ ये लेट्स सपोज ये आपके पास रस्सी है और आपने यहाँ जो है लगा लिया, आप बेशक वेव्स यहाँ पैदा हो रही हैं, वो पॉइंट उधर का उधर ही रहता है। तो यही चीज़ इसमें डिस्कस करने वाली है। एक्सप्लेनेशन में कहता है लेट अस कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, ये सुपरपोजिशन, इनको हमने बाद में मिलाना है। तो ये आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन आपने इस साइड को लिया है लेफ्ट साइड को, एक ही राइट साइड को लिया है। कहते हैं द प्रोफाइल ऑफ टू सच वेव्स एट इंस्टेंट्स। अब आपने ना ये वेव जब आप आपस में मिलेंगी ना, तो आपने इनकी प्रोफाइल या इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं, किस किस टाइम पे, T/4 पे, T/2 पे, T/4 पे और T पे, आपने इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, क्या यही बता रहे हैं कि इस टाइम पे आपने लेने हैं, वे T इज द टाइम पीरियड, और जो T/4 ये कैपिटल T आपको पता है टाइम पीरियड को शो करता है। तो कहते हैं ये टाइम पीरियड होगा उस वेव का, कि इतने टाइम में जो है वेव यहाँ पहुँच गई, फिर जब इतना टाइम हुआ तो वेव ने ये पैटर्न बनाया। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ से लेके ना यहाँ तक आप इसको जो है वो कट कर दें, ये बातें हैं समझाने के लिए आपने जो है मेन बातें लिखनी है। कहते हैं पॉइंट्स 1 2 से लेके 7 तक हमने नाम दिए थे, 1 2 3 4 5 7 तक हमने जो है टोटल नाम दिए हुए थे, 1 से स्टार्ट हुए थे 7 तक हमने टोटल नाम दिए थे। कहता है आर डिस्टिंक्ट λ/4 अपार्ट। कहता है उनको λ/4 मतलब 4 हिस्सों में उनको जो है हमने λ/4 जो है अपार्ट हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब देखिए आपके पास यहाँ तक थी कंप्लीट लैम्डा, उसके हमने 4 हिस्से काट दिए। इसको मैंने नाम दिया था, सबसे पहले को हमने क्या दिया था λ/4, इसको दिया था λ/2, इसको 3 λ/2 और इसको λ/4। तो कहते हैं कि आर डिस्टिंक्ट λ/4, हर हिस्सा जो है ना, देखिए ये इतना हिस्सा λ/4 कहलाएगा। फिर यहाँ से लेके अगर ये वाला आपको इतना सा हिस्सा λ/4 है, तो अगर आप बाकी सारी वेव को छोड़ दो और ये दरमियान में आपको इतना हिस्सा नजर आए, ये भी λ/4 होगा। फिर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला हिस्सा λ/4 को बता रहा है कि हर हिस्सा जो है ना, आपको ये लाइनें लगाने का मतलब कि हर एक λ/4, ये भी λ/4 अलग अलग λ/4 के बराबर है। ठीक है, तो कहता है लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द वेव, एक कंप्लीट वेव यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर आपके पास ये लाइन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कि आपके पास से लैम्डा जो है आपकी वेवलेंथ होती है। कहता है बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द वेव, कहता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट। रिजल्टेंट उसका जो वेव्स का पैटर्न है वो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखोगे। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ हेडिंग लगा लेनी है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी आपने हेडिंग लगा के आपने यहाँ से लिखना है रिजल्टेंट, हेडिंग पहले लगा ली, उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पॉइंट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज। ठीक है, अब आपने कहना है कि 1 3 5 7 आपके पास ऐसे इंस्टेंट्स हैं, जिस मर्जी टाइम पे चेक कर लो, 1 3 5 7 जिस मर्जी टाइम पे, 0 पे, T/4 पे, T/2 पे, 3 T/4 पे, T पे, ये आपके पास एक आपको क्या कर रहे हैं, एक मतलब एक सेम हर इंस्टेंट पे जो आपको रेस्ट की हालत में नजर आएंगे। तो कहते हैं इट कैन बी सीन दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स इज आल्सो 0 1 3 5 7। इन चारों पांचों टाइम्स पे आपने चेक किया वो हमेशा आपके पास मीन पोजीशन पे है, मतलब रेस्ट की हालत में है, या उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। तो ये वाले जो पॉइंट्स इनको नाम दोगे नोड्स का, क्या बोलोगे, नोड्स का। ठीक है, उसके बाद कहते हैं
एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज कॉल्ड λ/2। अब नोड को हम किसका नाम दे रहे हैं, हम नोड नाम दे रहे हैं इसका और इसका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको समझाया था कि ये λ/4 ये λ/2, तो नोड से लेके नोड तक मतलब ये रेस्ट वाला पोजीशन पॉइंट जो है और ये वाला रेस्ट वाला पॉइंट, इन दोनों का जो वेवलेंथ है वो λ/2 है। ठीक है, मैंने आपको ये डिटेल से बताया था। मैंने कहा था कि इतना जो है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक लैम्डा होता है। ठीक है, ये λ/4 मतलब इतना अगर आप इसका हिस्सा काट दो तो λ/4 ये λ/2। तो नोड से लेके नोड, ये नोड, इन ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट नोड कहलाते हैं। एक नोड ये एक नोड ये, तो दो नोड्स के दरमियान जो वेवलेंथ होगी वो λ/2, ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब आपने 1 3 5 7 पॉइंट्स की बात काट लिया, पॉइंट्स पीछे बच के 2 4 6। कहते हैं एट द इंस्टेंट्स, जो आपने जिस टाइम पे लिया, हमने 5 टाइम लिए थे 0 T/4, ये सारे टाइम्स वो बार बार लिख रहा है। ठीक है, तो कहते हैं दीज पॉइंट्स आर मूविंग विद एन एल्टीट्यूड विच इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कंपोनेंट वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय द एरोज। तो कहता है कि जो आपके पास 2 4 जो आपके पास पॉइंट है, कौन कौन सा, 2 4 और 6 वाले पॉइंट्स पे, तो जो एरो है ना ये बता रहे हैं कि यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है, यहाँ नीचे को बढ़ रहा है, तो वही चीज़ बता रहा है। तो कहता है कि 2 4 6 वाले पॉइंट्स आपके पास कौन से पॉइंट है, ये 2 वाला है, ये 4 वाला है, ये 6 वाला है। कहीं अगर हमने जो गन थोड़ा इसको रेज करके मैं बताती हूँ कौन कौन सा पॉइंट आपके पास जो है वो आपके पास ये वाला 2 वाला पॉइंट है, ये 4 वाला है और ये आपके पास 6 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आपके पास क्या कहलाते हैं, जिन एंटी नोड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं दीज पॉइंट्स आर एंटी नोड्स, दे आर सिचुएटेड मिड वे। कहते हैं ये दरमियान में वाक़ है, बिटवीन द नोड्स एंड आर λ/2 अपार्ट। कहता है कि ये आपके पास नोड्स, दो नोड्स के दरमियान में ये आपके पास वाक़ है, एक नोड ये एक नोड ये, इनके दरमियान में आपके पास वाक़ होते हैं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेक्स्ट एंटी नोड इज λ/4। देखें आपके पास नोड ये है और एंटी नोड इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले समझा दी है कि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो आपके पास वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, λ/4 होगी। तो वही चीज़ आपके पास लिख रहा है। कहते हैं सच अ पैटर्न ऑफ नोड एंड एंटी नोड इज नॉन एज, ये है जो आपके पास नोड और कहीं एंटी नोड बन रही है, इसी पैटर्न को आप स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। अब आपके पास आपने खुद ही कहा कि 1 3 5 7 पे आपके पास सीधी सीधी आपके पास लाइन्स आ रही है। क्यों लाइन आ रही है, क्योंकि यहाँ अगर ट्रफ बनना है, ऊपर क्रस्ट बनना थी, आउट ऑफ फेज है, यहाँ से आपको पास स्ट्रेट लाइन ही आपका रिजल्ट आएगा। आपका इसी चैप्टर का फर्स्ट वाला लेक्चर में आपने चीज़ सीखी हुई है। तो मतलब पार्टिकल्स तो नहीं ना मोशन कर रहे, रस्सी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है ना, तो वो मोशन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एनर्जी जो है वो आपके पास ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, कहते हैं एनर्जी इन अ वेव ट्रांसफर्स बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। एनर्जी तो तब ट्रांसफर होती है जब मीडियम, रस्सी आपके पास मीडियम है, रस्सी आपके पास मीडियम के पार्टिकल मोशन करें। अब आपके पास 1 3 5 7 पे तो पार्टिकल मोशन कर ही नहीं रहे हैं। तो कहते हैं द नोड्स ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। पहले बात आपको सिर्फ समझा रहा है कि एनर्जी तब ट्रांसफर होती है जब पार्टिकल्स मोशन करें। कहते हैं द नोड्स ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। अब जो नोड्स हैं मतलब पॉइंट 1 3 5 7 उस पर रेस्ट की हालत में है, तो उसका मतलब एनर्जी कैन नॉट फ्लो पास दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स एनर्जी नहीं फ्लो कर रही है। हैंस एनर्जी रिमेन्स स्टैंडिंग इन द मीडियम। मतलब एनर्जी जो आपके पास जिस पार्टिकल के पास है वो उतनी की उतनी है, वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं बिटवीन नोड्स ऑल थ्रू इट अल्टरनेट्स बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर तो वो किसी मतलब देखें या कभी वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें है, कभी उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, देखें आपके पास अगर मैं लेट्स सपोज आपको वेव के पैटर्न समझाती हूँ। पहले रेस्ट की हालत में, ठीक है, रेस्ट की हालत में थी इस तरह की आपके पास वेव थी, फिर आपने उसको जो है λ/4 इतना हिस्सा मूव करवाया। जब मोशन करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मोशन करके आपके पास जो है कभी वेव मतलब क्या कैसे वेव आपके पास यहाँ आपके पास कभी ऊपर है, जब हाइट पे जाएगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर जब आपके पास नीचे आ जाएगी तो यहाँ इसके पास जो है मतलब यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब दरमियान वाली मतलब जैसे ये है तो इस टाइम इसके पास कभी काइनेटिक एनर्जी होगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मोशन करेगी काइनेटिक एनर्जी, जब हाइट पे ऊपर या नीचे जाएगी तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कहता है कि जो है ये अल्टरनेट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नोड्स और एंटी नोड्स बनाता है। व्हेन द एंटी नोड्स आर ऑल एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट एनर्जी स्टोर्ड इज होल्डली पोटेंशियल एनर्जी। जब आपके पास एंटी नोड्स जब हाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होंगे तो इनके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम होती है। और व्हेन दे आर सिमुलेटेनियसली पासिंग थ्रू देयर
इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब ये अपनी इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पे होते हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इन्होंने ऊपर नीचे तो मोशन करनी है। तो जब आपके पास 1 3 5 7 वाले पॉइंट्स पे होंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब एंटी नोड वाले पॉइंट्स पे होंगे 2 4 6 में तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये छोटा सा आपका लेक्चर था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसको समझें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।